सुस्वागतम श्रोतागण। आपने चुना है हिंदी यूनिट को और ये है आपका खास प्रोग्राम कथाकृति। कथाकृति में आज शामिल है हरिशंकर परसाई की लिखी व्यंग्य कथा बुद्धिवादी। इस व्यंग्य कथा में परसाई जी ने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के सारे पहलुओं को उजागर किया है। समाज में आपको जो बुद्धिजीवी नजर आते हैं वो इसलिए कि वो ऐसा नजर आने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सुनियोजित परिश्रम करते हैं। उनके इन्हीं योजनाओं और परिश्रमों को मनोरंजक व्यंग्यात्मक शैली में परसाई जी ने हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए अमोल उपहार भेंट किया है। आइए बिना समय नुकसान के सुनना और समझना शुरू किया जाए आज की सुप्रसिद्ध व्यंग्य कथा बुद्धिवादी। आशीर्वादों से बनी जिंदगी है। बचपन में एक बूढ़े अंधे भिखारी को उन्होंने हाथ पकड़कर सड़क पार करा दिया था। अंधे भिखारी ने आशीर्वाद दिया, बेटा मेरे जैसे हो जाना। अंधे भिखारी का मतलब लंबी उम्र से रहा होगा, पर उन्होंने दूसरा मतलब निकाला और अध्यापक हो। अध्यापक थे तब एक टिटहरी की प्राण रक्षा की थी। टिटहरी ने आशीर्वाद दिया, भैया मेरे जैसे होना। टिटहरी का चाहे जो भी मतलब रहा हो, पर वे इंटेलेक्चुअल बुद्धिवादी हो गए। हवा में उड़ते हैं, पर जब जमीन में सोते हैं तो टांगे ऊपर करके इस विश्वास और दंभ के साथ कि आसमान गिरेगा तो पांवों से थाम लूंगा। आशीर्वादों से बनी जिंदगी का अब यह हाल है कि बंधी आमदनी 2-2.5 हजार की है, बंगला है, कार है। दोनों लड़के अच्छी नौकरी पा गए हैं। लड़की रिसर्च कर रही है। ऐसे में शरीफ आदमी इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। वे कोई खास शरीफ भी नहीं हैं। वे होने में ऐसे ही लेट हो गए। 2 साल विदेशों में रहकर वे लौटे तो परिचितों में हल्ला हो गया कि वे बुद्धिवादी हो गए हैं। तमाशा प्रेमी लोग उन्हें देखने जाते और बताते कि वे सचमुच बुद्धिवादी हो गए। एक ने उन्हें खिड़की से झांक कर देखा और हमें बताया, वह तो सचमुच बुद्धिवादी हो गया। कमरे में बैठा छत को ऐसे देख रहा था जैसे हिसाब लगा रहा हो कि छत कितने सालों में गिर जाएगी। एक ने उन्हें बगीचे में घूमते देख लिया। कहने लगा, जब वह फूलों की तरफ देखता तो फूल कांपने लगता। वह भयंकर बुद्धिवादी हो गया है। एक दिन हम उनसे मिलने पहुंचे, मैं और मेरा एक मित्र। फोन पर उन्होंने आधे घंटे बाद आने को कहा था। हम उन दिनों पूर्वी बंगाल के तूफान पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। सोचा बुद्धिवादी को देख भी लेंगे और कुछ चंदा भी ले लेंगे। उनके कमरे में हम घुसे। सचमुच वो बदल गए थे। काली फ्रेम का चश्मा निकल गया था। उसकी जगह पतली सुनहरी फ्रेम का चश्मा वे लगाए थे। आंखों की चमक और फ्रेम की चमक एक दूसरी को प्रतिबिंबित करके चकाचौंध पैदा कर रही थीं। मुद्रा में स्थायी खिन्नता दुखदाई होती है, मगर उनके चेहरे पर सुखदाई खिन्नता थी। खिन्नता दुनिया की दुर्दशा पर थी। उसमें सुख का भाव इस गर्व से मिला दिया था कि मैंने इस दुर्दशा को देख लिया। बाईं तरफ का नीचे का होंठ कान की तरफ थोड़ा खींच गया था, जिससे दोनों होंठों के बीच थोड़ी सी जगह हो गई थी। स्थायी खिन्नता व लगातार चिंतन से ऐसा हो गया था। पूरे मुंह में वही एक छोटी सी सेंध थी जिसमें से उनकी वाणी निकलती थी। बाकी मुंह बंद रहता था। हम पूरे मुंह से बोलते हैं, मगर बुद्धिवादी मुंह के बाएं कोने को जरा सा खोलकर गिनकर शब्द बाहर निकालता है। हम पूरा मुंह खोलकर हंसते हैं। बुद्धिवादी बाईं तरफ के होंठों को थोड़ा खींचकर नाक की तरफ ले जाता है। होंठ के पास के नथुने में थोड़ी हलचल पैदा होती है और हम पर कृपा के साथ यह संकेत मिलता है कि IEN में एम्यूज्ड। तुम हंस रहे हो, मगर मैं सिर्फ थोड़ा मनोरंजन अनुभव कर रहा हूं। गंवार हंसता है, बुद्धिवादी सिर्फ रंजित हो जाता है। टेबल पर 5-6 किताबें खुली हुई उलटी इस तरह पढ़ी हैं जैसे पढ़ते पढ़ते लापरवाही से डाल दी हों, पर वे लापरवाही से ऐसे छोड़ी गई हैं कि हर किताब का नाम साफ दिख रहा है। किताबों की समझदारी पर मैं न्यौछावर हो गया। लापरवाही से एक दूसरे पर गिरेंगी तो भी इस सावधानी से कि हर किताब का नाम न दबे। मैं समझ गया कि वे किताबों को पढ़ नहीं रहे थे। हमें आधा घंटा बाद उन्होंने बुलाया था। इस आधा घंटे में बड़ी मेहनत से इन किताबों की बेतरतीबी सादी होगी।
बुद्धिजीवी बार बार किताबों की तरफ हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करता है। वह चाहता है हम चकित हों और कहें, कितनी तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं आप, इनके तो हमने नाम भी नहीं सुने। हम चकित होने में देर कर रहे हैं। बुद्धिवादी थोड़ा बेचैन होता है। उन्होंने हमें इस तरह बैठाया है कि हमारी तरफ देखने में उनको सिर को 35 डिग्री घुमाना पड़े। 35 डिग्री सिर घुमाकर, सोफे पर कूहनी टिकाकर, हथेली पर ठुड्डी को साधकर वे जब भर नज़र हमें देखते हैं तो हम उनके बौद्धिक आतंक से दब जाते हैं। हम अपने को बहुत छोटा महसूस करते हैं। उनकी मुद्रा और दृष्टि में जादू पैदा हो जाता है। जब इस कोण से हमें देखकर वे पेट में से निकलती सी धीमी गंभीर आवाज में कहते हैं, टू माई माइंड, तो हमें लगता है ये आवाज ऊपर बादलों से आ रही है। पर आसमान तो साफ है। बड़ी कोशिश से हम ये जान पाते कि यह आवाज बुद्धिवादी के होंठों के बाएं बाजू की पतली सी सेंध में से निकली है। जब वे टू माई माइंड कहते हैं तब मुझे लगता है मेरे पास दिमाग नहीं है। दुनिया में सिर्फ एक दिमाग है और वह इनके पास है। जब वे 35 डिग्री सिर को नहीं घुमाए होते हैं और हथेली पर ठुड्डी नहीं होती है तब वे बहुत मामूली आदमी लगते हैं। कौन से बुद्धिवाद साधने की कला सीखने में अभ्यास लगा होगा उनको। बुद्धिवादी में लय है, सिर घुमाने में लय है, हथेली जमाने में लय है, उठने में लय है, कदम उठाने में लय है, अलमारी खोलने में लय है, किताब निकालने में लय है, किताब के पन्ने पलटने में लय है। हर हलचल धीमी है। हल्का व्यक्तित्व हड़बड़ाता है। इनका व्यक्तित्व बुद्धि के बोझ से इतना भारी हो गया है कि विशेष हरकत नहीं कर सकता। उनका बुद्धिवाद मुझे एक थुल-थुल मोटे आदमी की तरह लगा जो भारी कदम से धीरे धीरे चलता है। वे बोले, मुझे यूरोप जाकर समझ में आया कि हम लोग बहुत पतित हैं। मैंने कहा, अपना पतन को जानने के लिए आपको इतनी दूर जाना पड़ा? बुद्धिवादी ने जवाब दिया, जो गिरने वाला है वह नहीं देख सकता कि वह गिर रहा है। दूर से देखने वाला ही उसके गिरने को देख सकता है। उस वक्त हमें लगा कि हम एक गड्ढे में गिरे हुए हैं और यह गड्ढे के ऊपर से हमें बता रहा है कि हम गिर गए हैं। उसने हमारा गिरना देख लिया है, इसलिए वह गिरने वालों में नहीं है। मेरे मित्र ने पूछा, हमारे पतन का कारण क्या है? बुद्धिजीवी ने आंखें बंद करके सोचा, फिर हमारी तरफ देखकर कहा, टू माई माइंड, हम में कैरेक्टर नहीं है। अपने पतन की बात उन्होंने इस ढंग से कही कि लगा उन्हें हमारे पतन से संतोष है। अगर हम पतित न होते तो उन्हें ये जानने और कहने का सुयोग कैसे मिलता कि हम गिरे हुए हैं और हमारा गिरना वे साफ देख रहे हैं। साथी ने अब मुद्दे की बात कहना जरूरी समझा। बोला, पूर्वी बंगाल में तूफान से बड़ी तबाही हो गई है। उसने मृत्यु, बीमारी, भूखमरी की करुण गाथा सुना डाली। बुद्धिवादी सुनता रहा। हम दोनों असर का इंतजार कर रहे हैं। असर हुआ। बुद्धिवादी ने मुंह के कोने से शब्द निकाले, हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा है। उस वक्त हमें लगा कि पूर्वी बंगाल के लोग कृतार्थ हो गए हैं कि उनकी दुर्दशा के बारे में इन्होंने पढ़ लिया। तूफान सार्थक हो गया। बीमारी और भुखमरी पर उन्होंने बड़ा एहसान कर डाला। मैंने कहा, हम लोग उन पीड़ितों के लिए धन संग्रह करने निकले हैं। हम चंदा लेने आए थे। वे समझे हम ध्यान लेने आए हैं। उन्होंने हथेली पर ठुड्डी रखी और उसी मेघ गंभीर आवाज में बोले, टू माई माइंड, प्रकृति संतुलन करती चलती है। पूर्वी बंगालिस्तान की आबादी बहुत बढ़ गई थी। उसे संतुलित करने के लिए प्रकृति ने तूफान भेजा था। इसी बीच पूर्वी बंगाल में उनकी सहायता के अभाव में एक आदमी और मर गया होगा। अगर कोई आदमी डूब रहा हो तो वे उसे बचाएंगे नहीं, बल्कि सापेक्षिक घनत्व के बारे में सोचेंगे। कोई भूखा मर रहा हो तो बुद्धिवादी उसे रोटी नहीं देगा। वह विभिन्न देशों के अन्न उत्पादन आंकड़े बताने लगेगा। बीमार आदमी को देखकर वह दवा का इंतजाम नहीं करेगा। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट उसे पढ़कर सुनाएगा। कोई उसे अभी आकर खबर दे कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई तो बुद्धिवादी दुखी नहीं होगा। वह वंश विज्ञान के बारे में बताने लगेगा। हमने चंदे की उम्मीद छोड़ दी। अगर हमने बुद्धिवादी से चंदा मांगा तो वह दुनिया की अर्थव्यवस्था बताने लगेगा। अब हमने अपने आप को बुद्धिवादी को सौंप दिया। वह सोच रहा था
सोच रहा था, सोचकर बड़ी गहराई से खोजकर लाया वह सत्य जिसे आज तक कोई नहीं पा सका था। बोला, टू माई माइंड आवर ग्रेटेस्ट एनिमी इज पॉवर्टी। मेरे विचार में हमारा सबसे बड़ा शत्रु गरीबी है, एक वाक्य सूत्र रूप में कहकर बुद्धिवादी ने हमें सोचने के लिए वक़्त दे दिया। हमने सोचा, खूब सोचा, मगर गरीबी की समस्या के हल के लिए फिर बुद्धिवादी की तरफ लौटना पड़ा। मैंने पूछा, गरीबी दुनिया से कैसे मिट सकती है? बुद्धिवादी ने कहा, मैंने सोचा है, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों मनुष्य विरोधी हैं। ये दोनों गरीबी नहीं मिटा सकते। हमें आधुनिक तकनीकी साधनों का प्रयोग करके खूब उत्पादन बढ़ाना चाहिए। मैंने पूछा, मगर वितरण के लिए क्या व्यवस्था होगी? बुद्धिवादी ने कहा, वही मैं आजकल सोच रहा हूँ। एक थ्योरी बनाने में लगा हूँ। मनुष्य जाति की तरफ आशा की एक किरण बढ़ाकर बुद्धिवादी चुप हो गया। मेरे साथी ने कहा, हमें समाज का नवनिर्माण करना पड़ेगा। बुद्धिवादी ने फिर हम दोनों को घूर कर देखा। बोला, समाज का पहला फर्ज ये है कि वह अपने को नष्ट कर ले। सोसाइटी मस्ट डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। यह जाति, वर्ण और रंग और ऊंच नीच के भेदों से जर्जर समाज पहले मिटे, तब नया बने। सोचा पूछूं, सारा समाज नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति को मनुष्य बनाने में कितने लाख साल लग जाएंगे? मैंने पूछा नहीं। ये सोचकर संतोष कर लिया कि सिर्फ मैं समझता हूं। यह एहसास आदमी को नासमझ बना देता है। बुद्धिवादी मार्क्सवादी की बात कर लेता है, फ्रायड और आइंस्टीन की बात कर लेता है, विवेकानंद और कन्फ्यूशियस की बात कर लेता है। हर बात कहकर हमें उसे समझने और पचाने का मौका देता है। वह जानता है ये बातें हम पहली बार सुन रहे हैं। हम पूछते हैं, फिर दुनिया की बीमारी के बारे में आपने क्या सोचा है? किस तरह यह बीमारी मिटेगी? वह आंख बंद कर लेता है, सोचता है। हम बड़ी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुद्धिवादी कहता है, अल्टीमेटली आई हैव टू रिटर्न टू गांधी। आखिर मुझे गांधी की तरफ लौटना पड़ता है। लव है प्रेम। बुद्धिवादी अब क्रांतिकारिता पर आ गया है। कहता है, स्टूडेंट पावर, यूथ पावर। हमें अपने समाज के युवा वर्ग को आज़ादी देनी चाहिए। वही पलटेंगे इस दुनिया को, वही बदलेंगे। जो कौम अपने युवा वर्ग को दबाती है वह कभी ऊपर नहीं उठ सकती। ये किताब देखिए मर्क्यूज की, ये कोहेन बेंडी की किताब। बुद्धिवादी गंभीर हो गया। उसने अंतिम सत्य कह दिया। हम उठने की तैयारी करने लगे। इसी वक्त नौकर ने एक लिफाफा लाकर उन्हें दिया। बुद्धिवादी चिट्ठी पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसमें परिवर्तन होने लगे। 35 डिग्री का सिर का कोण धीरे धीरे कम होने लगा। बुद्धिवादी सीधा बैठ गया। होंठ की मरोड़ मिट गई। आंखों में बैठी बुद्धि गायब हो गई। उसकी जगह परेशानी आ गई। चेहरा सपाट हो गया। सांस जोर से चलने लगी। बुद्धिवादी निहायत बौड़म लगने लगा। बुद्धिवादी ने चिट्ठी को मुट्ठी में कस लिया, चश्मा उतार लिया। हम नंगी आंखें देख रहे थे। वे बुझ गई थीं। चमक चश्मे के साथ ही चली गई थी। दंभ शायद मुट्ठी में चिट्ठी के साथ दब गया था। मैंने कहा, आप परेशान हो गए, सब खैर तो हैं? बुद्धिवादी हतप्रभ था। वह हमारे सामने अब उस असहाय बच्चे की तरह हो गया था जिसका खिलौना बाल्टी में गिर गया हो। गहरी सांस लेकर बुद्धिवादी ने कहा, ये जमाना आ गया। मैंने पूछा, क्या हो गया? बुद्धिवादी ने कहा, लड़की अपनी मौसी के घर लखनऊ गई थी, वहीं उसने शादी कर ली। हमें पता तक नहीं। मैंने पूछा, लड़का क्या करता है? बोले, इंजीनियर है। मैंने कहा, फिर तो अच्छा है। बुद्धिवादी उखड़ पड़ा, क्या अच्छा है? मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगा। हमारे सामने एक महान क्षण उपस्थित था। मनुष्य जाति के आंतरिक संबंधों के बारे में कोई महान सत्य निकलने वाला है उनके मुख से। अब उनका मुंह पूरा खुलने लगा है। चश्मा लगाए वे तब होंठों की संपुट के कोने से गुरु गंभीर आवाज निकालते थे, अब पूरा मुंह खोलकर बोलते हैं। बुद्धिवादी इस स्थिति का क्या विश्लेषण देता है? यूथ पावर, स्त्री पुरुष संबंधों की बुनियाद, विवाह की स्वतंत्रता। हम उनके मुंह की तरफ देखते हैं। उनकी परेशानी बढ़ती जाती है। चिट्ठी को वे लगातार भींच रहे हैं। वे शायद पत्नी को यह खबर बताने को आतुर हैं, पर हम यह जानने को आतुर हैं कि इतनी अच्छी शादी को लेकर ये परेशान क्यों हैं।
जरूर इसमें कोई महान दार्शनिक तथ्य निहित है जो सिर्फ बुद्धिवादी समझता है। मैंने कहा, लड़का लड़की बड़े हैं, शादी मौसी के यहाँ हुई है, वर अच्छा है, फिर आप दुखी और परेशान क्यों हैं? हम जिज्ञासुओं को यह रहस्य बताइए ताकि हम जीवन के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपना सकें। उन्होंने नंगी बूझी आंखों से हमारी तरफ देखा, फिर अत्यंत भरी आवाज में कहा, वह लड़का कायस्थ है ना? और यहीं ये व्यंग्य कथा हमारे दिमाग में अनेक प्रश्नोत्तरों को विकसित करके समाप्त होती है। आशा है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हिंदी यूनिट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो त्वरित गति से प्राप्त हो सके। हिंदी यूनिट आपके लिए लाता रहेगा हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियाँ। इसी के साथ मैं आंशी आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले सप्ताह यानी रविवार को एक और साहित्यिक रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।